जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। डायरेक्टिव्स का मतलब इंस्ट्रक्शंस, जो हायर मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एग्जीक्यूट करनी होती है, पूरा करनी होती हैं लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ हैं, उन्होंने। जी 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 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स में याद रखिए कि दो तरह के कंट्रोल्स हैं, जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स। लेकिन ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल चूंकि आईटी से रिलेट करते हैं, इनके बारे में फर्दर गाइडेंस हम आईटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है कि जनरल कंट्रोल्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये सारे कंसेप्ट्स हैं हमारे सिलेबस में, लेकिन आईटी वाले चैप्टर 13 में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? जी, नहीं, इंटरनल ऑडिटर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में, ठीक है। और अगर देखिए इंटरनल ऑडिटर ने जो चेकिंग करनी है वो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल का पार्ट है। हाँ, अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, इसका मतलब है डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करना। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, डायरेक्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर रहे, तो वो कंट्रोल एनवायरनमेंट की वीकनेस का इशू होगा। जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सेल्स सिस्टम। ये है क्या? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर करते हैं कि ऑडिटर ने जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देने के लिए ऑडिट करने जाएगा तो उसने डायरेक्टली पहले सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने, बल्कि पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल और फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर उसने लाजमी परफॉर्म करने और पहले करने हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर से। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हमने ये पढ़ा कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं? ऐसे प्रोसीजर जो कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। हमने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी में 5 एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। हमने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में 5 एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में एक एलिमेंट था इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। उसमें हमने ये स्टडी किया कि ऑडिटर ने क्लाइंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टडी करना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा है, यानी कैसे डिफरेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, कैसे जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हैं वो इनिशिएट कैसे होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या हर डिपार्टमेंट में प्रिपेयर हो रहा होता है, और फिर कैसे वो अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले में पढ़ा। आईकैप अपने सिलेबस में रिक्वायर करता है कि जो कैफ 9 का स्टूडेंट पेपर देने के लिए आए हमारे पास, उसको सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन सिस्टम पता हो। आईकैप क्या रिक्वायर करता है कि स्टूडेंट को सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन सिस्टम पता हो। अब ये सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी हैं? सेल्स, परचेज, पेरोल, कैश एंड बैंक, इन्वेंट्री एंड फिक्स्ड एसेट्स। तो आईकैप रिक्वायर करता है स्टूडेंट को पता हो सेल्स सिस्टम कैसे, सेल्स की ट्रांजैक्शन जो है कैसे इनिशिएट होती है, किन डिपार्टमेंट से गुजरती है, हर डिपार्टमेंट में प्रोसेसिंग क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स काउंटिंग रिकॉर्ड क्या जनरेट होता है, और किस तरीके से ये अल्टीमेटली फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पोस्ट होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। आईकैप रिक्वायर करता है कि स्टूडेंट को पता हो परचेज सिस्टम, यानी परचेज की ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में प्रोसेसिंग क्या होती है, काउंटिंग रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या बन रहे होते हैं हर डिपार्टमेंट में, और कैसे ये अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होती हैं, पोस्ट होते हैं। इसी तरह पेरोल, इसी तरह कैश एंड बैंक और इन्वेंट्री एंड फिक्स्ड एसेट्स। तो हमारे सिलेबस में ये 5 सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन सिस्टम समझना शामिल है।
हमारे जो नेक्स्ट 5 लेक्चर्स होंगे उनमें हम डेली बेसिस पे एक सिस्टम को कवर किया करेंगे, डेली बेसिस पे एक सिस्टम को कवर किया करेंगे। इसमें स्पीड हमारी थोड़ी सी स्लो होगी क्योंकि डेली सिर्फ एक सिस्टम हमने कवर करना है, लेकिन याद रखें एक दिन में 2 सिस्टम्स को कवर नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि अगर एक दिन में हम दोनों सिस्टम कवर कर रहे होंगे तो वो कंसेप्ट मिक्स हो जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा कंसेप्ट किस सिस्टम से रिलेट कर रहा था। सेल सिस्टम के कंसेप्ट परचेज के साथ मिक्स हो जाएंगे, पेरोल वाले हो सकता है इन्वेंट्री के साथ मिक्स हो जाए। तो हमारी मजबूरी है कि हमने एक दिन में एक ही सिस्टम को कवर करना है। हाँ, इसको हम यूटिलाइज इस तरीके से कर सकते हैं कि स्पीड थोड़ी सी हमारी कम होगी, लेकिन हम साथ ही साथ इसको याद भी करते रहेंगे और पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। इससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा हम स्पीड कम होने के बावजूद प्रैक्टिस की वजह से हमारा टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक सिस्टम कवर करेंगे, जो कौन सा है, सेल्स सिस्टम। और इसमें हमने सीखना क्या है कि सेल्स की ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट होती है, किन किन डिपार्टमेंट से गुजरती है और किस तरीके हर डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड क्या जनरेट हो रहा है और अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कैसे रिकॉर्ड होते हैं। स्टार्ट करें जी। चलिए, सेल्स सिस्टम में पहली चीज देखें, हमने सेल्स सिस्टम को क्या हमें सारी की सारी सेल्स की ट्रांजैक्शन एक ही डिपार्टमेंट या एक ही पर्सन को एलोकेट कर देनी चाहिए, या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के कंसेप्ट को सामने रख के हमें इसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्लासिफाई करना चाहिए, एक्टिविटीज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्लासिफाई करना चाहिए। तो हमने सेल्स की ट्रांजैक्शन, पहला कंसेप्ट, हमने सेल्स की ट्रांजैक्शन 4 हिस्सों में सब डिवाइड की है। 4 हिस्सों में, एक सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, दूसरा डिस्पैच डिपार्टमेंट, फिर इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट और लास्ट में जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हमने सेग्रीगेशन और ड्यूटीज के कंसेप्ट को सामने रखते हुए सेल की ट्रांजैक्शन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 4 हिस्सों में। किस किस, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट अलहदा, डिस्पैच डिपार्टमेंट अलहदा, इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट अलहदा और जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलहदा। अब हमने हर डिपार्टमेंट में 3 चीजें समझनी है, हर डिपार्टमेंट में 3 चीजें समझनी है। एक, इस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, इस डिपार्टमेंट को में जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज क्या परफॉर्म हो रही हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और ऑडिटर कैसे चेक करता है कि वो एक्टिविटीज सही तरीके से परफॉर्म हो रही है कि नहीं। 3 चीजें, सबसे पहले कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटीज और फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। हर डिपार्टमेंट में 3 चीजें, तीनों चीजें डिफरेंट है एक दूसरे से लेकिन इंटरलिंक्ड भी है। इंटरलिंक्ड, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आई कैप का पेपर पास करना, इसके लिए आपने क्या कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हैं। भाई आप डेली घर जाके पढ़ते हैं, क्लास रेगुलरली लेते हैं, घर जाके भी पढ़ते हैं और फिर टेस्ट भी देते हैं वीकली, ये आपकी कंट्रोल एक्टिविटीज है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या, अगर आपके घर वालों ने देखना हो कि आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो हो सकता है आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको इंस्पेक्ट करें, वो हो सकता है आप डेली जो 2 घंटे पढ़ रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको कि आप वाकई घर में 2 घंटे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। घर वाले ये जो आपको चेकिंग कर रहे हैं कि आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं, ये है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आपका जो ऑब्जेक्टिव है पास होना, ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, और पास होने का ऑब्जेक्टिव सामने रख के आपने जो अपनी रूटीन बनाई हुई है कि रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है, टेस्ट देने हैं, घर 2 घंटे पढ़ना है, ये कंट्रोल एक्टिविटीज है। अब देखा जाए तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल एक्टिविटीज और टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंटरलिंक्ड, ठीक है, ये इंटरलिंक्ड, लेकिन इन तीनों में फर्क है।
कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हमारी ब्रॉड स्टेटमेंट है कि मकसद क्या है इस डिपार्टमेंट का। कंट्रोल एक्टिविटीज थोड़ा स्पेसिफिक और डिटेल्ड है। कंट्रोल एक्टिविटीज में बताया जाता है कि इस मकसद को आप किस एक्टिविटीज का कौन सा काम करके पूरा करेंगे। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये है कि ऑडिटर कैसे इंश्योर करेगा कि कंट्रोल एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म हो रही है कि नहीं। तीनों फर्क। एक छोटे से आपको टिप बता देता हूं कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में डॉक्यूमेंट्स का नाम कभी भी स्पेसिफाई नहीं किया जाता। कंट्रोल एक्टिविटीज में डॉक्यूमेंट्स का नाम स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, बहरहाल अभी जब हम डिस्कशन करेंगे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्ज कीजिए इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट, आपके ख्याल में क्या जितने भी इनवॉइसेस हैं उन सब का क्या गुड इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो जितनी भी चीजें डिस्पैच हुई हैं उन सब की इनवॉइस बन जाए? ये इसका ऑब्जेक्टिव है, मकसद है कि उन सब की इनवॉइस बन जाए। अब इस मकसद को पूरा करने के लिए इनवॉइसिंग वाले करते क्या है, वो जितने भी गुड डिस्पैच नोट होते हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं, हर एक के आगे जो उसकी इनवॉइस होगी, सेल इनवॉइस प्रिपेयर वो लिख देते हैं। इससे एंड पे लिस्ट बन जाती है एक कंपैरेटिव फॉर्म की। लेफ्ट साइड पे गुड डिस्पैच नोट, राइट साइड पे सेल इनवॉइस। ये कंपैरिजन करने से उन्हें अंदाजा हो जाता है कि कौन सा गुड डिस्पैच नोट ऐसा है जिसकी सेल इनवॉइस नहीं बनी। ये इनकी एक कंट्रोल एक्टिविटी है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या था, जितने भी गुड्स डिस्पैच हुई हैं सबकी इनवॉइस बन जाए। ये इनका ऑब्जेक्टिव थोड़ा ब्रॉड लेवल का होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, थोड़ा ब्रॉड लेवल का होता है, जनरल स्टेटमेंट होती है, स्पेसिफिक नहीं होती। जबकि कंट्रोल एक्टिविटी में स्पेसिफिकली स्टेटमेंट दी जाती है, मेंशन किया जाता है कि इस मकसद को पूरा करने के लिए क्या काम किया जाएगा, एक्टिविटीज क्या होंगी। तो ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल एक्टिविटी में फर्क है। इसी तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले का काम, आपके ख्याल में, अब मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूं, आपने मुझे बताना है कि ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है या कंट्रोल एक्टिविटी है। स्टेटमेंट ये है कि जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को इंश्योर करना है कि जितनी भी इनवॉइसेस हैं वो कंप्लीटली और करेक्टली जर्नल में रिकॉर्ड हो जाए। ये इसका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है कि जर्नल में गलती ना हो और रिकॉर्ड हो जाए और फिर आगे पोस्ट हो जाए लेजर वगैरह में, जिनसे बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। और अगर स्टेटमेंट मैं ये दूं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को मंथ एंड पे रिकंसिलिएशन बनानी चाहिए, अकाउंट्स वाले को डेटर्स कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलिएशन बनानी चाहिए सब्सिडी लेजर के साथ, ये आपके ख्याल में क्या होगा, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव या कंट्रोल एक्टिविटी? ये कंट्रोल एक्टिविटी, क्योंकि इसका मकसद ये है कि अगर कोई गलती हो गई हो रिकॉर्ड होने में वो सामने आ जाए। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये कंट्रोल एक्टिविटी लगाई जाती है। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल एक्टिविटी में बेसिक डिफरेंस क्या है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जनरल स्टेटमेंट है, मकसद, और कंट्रोल एक्टिविटी उस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, क्या काम करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल एक्टिविटी में फर्क, ये बात समझ आ गई। अब देखते हैं कंट्रोल एक्टिविटी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या फर्क है। ठीक है, कंट्रोल एक्टिविटी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या फर्क है। कंट्रोल एक्टिविटी उस काम को कहते हैं जो कि मैनेजमेंट करती है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल उस काम को जो ऑडिटर करेगा। ठीक है, अगर ऑडिटर ये देखे मैनेजमेंट अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटी करेगी कंट्रोल एक्टिविटी, और अगर ऑडिटर ये चेक करे कि मैनेजमेंट कंट्रोल एक्टिविटी सही परफॉर्म कर रही है कि नहीं, ये क्या होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये क्या होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो किसी भी सिस्टम को पढ़ते हुए हमने तीन चीजें सामने रखनी है, सीखनी है, चाहे वो सेल्स सिस्टम हो, चाहे परचेज सिस्टम हो, चाहे पेरोल सिस्टम हो, चाहे कैश एंड बैंक, चाहे फिक्स एसेट इन्वेंट्री। तीन चीजें हमने सामने रखनी है। पहली चीज कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, दूसरी चीज कंट्रोल एक्टिविटी,
और तीसरी चीज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आई कैप हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इस चैप्टर में आई कैप दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, या तो आई कैप रटे वाला क्वेश्चन पूछेगा या आई कैप केस स्टडी पूछेगा। केस स्टडी पूछता है तो बहुत आसान है अगर आपने कंसेप्चुअली समझा हुआ है। केस स्टडी पूछेगा तो इस चैप्टर की वो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है आपने रिपोर्ट वाले क्वेश्चन जो किए हैं चैप्टर 4 में, उसमें से हम कुछ एरर्स ढूंढ रहे थे, याद है आपको? अगर आपको रिपोर्ट के कंसेप्ट्स पता है तो एरर ढूंढना आपके लिए बहुत आसान हो जाता था। उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पे, और ये रिपोर्ट में से गलतियां ढूंढने की निस्बत ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन। आई कैप चैप्टर 11 में से कंट्रोल वाले टॉपिक में से क्वेश्चन पूछेगा, बड़ी कैटेगरी 2, या केस स्टडी पूछेगा या हमसे रटे वाला क्वेश्चन पूछेगा। अभी केस स्टडी को मैं साइड पे रख रहा हूं। रटे वाले क्वेश्चन में आई कैप 3 चीजें पूछेगा। वो किसी भी डिपार्टमेंट के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट के कंट्रोल एक्टिविटीज पूछ सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट के टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पूछ सकता है। आई कैप कितनी चीजें पूछ सकता है? 3 चीजें। रटे वाला क्वेश्चन सेट करेगा इस चैप्टर में से। मैं इसलिए पहले बता रहा हूं ताकि हम उस चैप्टर को तैयार करते हुए क्वेश्चन को जहन में रखें, उसी स्टाइल में प्रिपरेशन करें, हम एग्जाम फोकस प्रिपरेशन हो हमारी। यहां पूछेगा हमसे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, यहां पूछेगा कंट्रोल एक्टिविटीज, यहां पूछेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और आई कैप का पहला बड़ा एरर जो स्टूडेंट करते हैं आई कैप के पेपर में, आई कैप इसको आइडेंटिफाई करता है अपने एग्जामिनर कमेंट्स में। इस चैप्टर में जो सबसे बड़ा एरर वो कहता है, मैं पूछता हूं स्टूडेंट्स को कंट्रोल एक्टिविटीज बताओ इस डिपार्टमेंट की। स्टूडेंट बताते हुए शुरू करते हैं, ऑडिटर शैल डू दिस, आगे वो स्टेटमेंट दे देते हैं। स्टेटमेंट हालांकि करेक्ट होती है अगली, लेकिन आई कैप कहता है मैं 0 नंबर देता हूं। क्यों भला? पता है कंट्रोल एक्टिविटी पूछा था, आप ऑडिटर शैल, वो तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करता है। आपका सेंटेंस स्टार्ट कहां से होना चाहिए? मैनेजमेंट शैल से। तो पहली चीज तो ये लिखे कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए ध्यान से देखना है, कंट्रोल एक्टिविटी पूछ रहा है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये सबसे बड़ा एरर है जो इस चैप्टर में स्टूडेंट करता है। पूछ रहा है क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वो कहता है मैनेजमेंट शैल डू दिस। हालांकि कंसेप्ट सिमिलर, क्योंकि देखिए कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंटरलिंक्ड है। उसी चीज को मैनेजमेंट करेगी कंट्रोल एक्टिविटी, उसी चीज को ऑडिटर चेक करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल। लेकिन अगर आप इस छोटी सी चीज का ध्यान नहीं रखेंगे, मार्क्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल एक्टिविटी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिफरेंट है। ठीक है, ये लिख लीजिए। आई कैप क्वेश्चन कैसे टेस्ट करेगा? यहां कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, या कंट्रोल एक्टिविटी, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और कंट्रोल एक्टिविटी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आपने ध्यान से फर्क रखना है। क्या फर्क है? कंट्रोल एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज परफॉर्म्ड बाय। ये गलती कभी भी नहीं करने, हालांकि छोटी सी गलती है लेकिन क्वेश्चन गलत हो सकता है हमारा। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब सुनिए, हम अब क्या करेंगे, किसी भी सिस्टम को पढ़ते हुए पहले उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई करेंगे, फिर हर डिपार्टमेंट को 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। पहले बताऊंगा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, फिर कंट्रोल एक्टिविटीज, और फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लेकिन इन चीजों को पढ़ने से पहले इस सिस्टम को समझना जरूरी है कि प्रैक्टिकली क्या क्या काम होते हैं हर डिपार्टमेंट में, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। तो पहले मैं आपको इनका कंसेप्ट डिस्कस करूंगा कि किस डिपार्टमेंट में क्या एक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी एक्टिविटीज क्या है। ठीक है, पहले जब हम ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद दोबारा मैं वापस आऊंगा और इन कंसेप्ट्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल को डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज एक ही तरह के है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स थोड़ी डिफरेंट है। तो समझ लीजिए, इस कंसेप्ट को हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले हम इनके हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल एक्टिविटीज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वापस आके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इनके हर डिपार्टमेंट के सिस्टम को।
अब जो मैं सिस्टम आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आई कैप की बुक अगर आप देखें या इवन जो राइज वाली बुक है, इसमें आपको डायरेक्ट कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव कंट्रोल, एक्टिविटीज और टेस्ट ऑफ कंट्रोल सिखाए गए हैं। इनकी जो एक्टिविटीज है उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। क्यों एक्सप्लेन नहीं किया गया? क्योंकि आई कैप वो रिप्रोड्यूस करने को नहीं कहता कि हर डिपार्टमेंट में काम किस तरीके से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का, या कंट्रोल एक्टिविटी का, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल का। लेकिन इन चीजों को समझने से पहले उस डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज हैं, काम करने का तरीकाकार है, उसको समझना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको हर डिपार्टमेंट के जो इसमें एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो भी सिखाऊंगा, उसके साथ साथ कंट्रोल्स को भी डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहला है सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, अगर आप मेरे से पूछोगे सर लंबी चौड़ी बात ना करें, हमें सिर्फ 2 हरफी बात बताइए कि सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट का मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो मैं कहूंगा सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर्स के साथ सेल्स ऑर्डर एग्री करना, यानी एग्रीमेंट करना, जिसे लॉ में आप कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। यानी जो कस्टमर आएंगे उनके साथ रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट करना, ये किसका काम है? सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट का। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट जब एक दफा किसी ऑर्डर को एग्री कर लेता है, उसके बाद ये सेल्स ऑर्डर कंपनी के लिए भी बाइंडिंग है और कस्टमर के ऊपर भी बाइंडिंग है, ठीक। लेकिन इसको चाहिए कि जो सेल्स ऑर्डर एग्री करे उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो वही एग्री करे जो डायरेक्टर्स की तरफ से ऑथोराइज्ड हैं, अपनी मर्जी से इनको चेंज ना करे। अब देखिए सेल्स ऑर्डर, इसका डिटेल फंक्शंस देखते हैं क्या होता है सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट के। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ये चुप करके बैठा हुआ है, साइलेंट है। इसका काम स्टार्ट कब होगा, इनिशिएट कब होगा? कोई कस्टमर आएगा और आके कहेगा सर ये मुझे इतनी अमाउंट की क्रेडिट सेल कर दीजिए, तो सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट का काम इनिशिएट हो जाएगा जब कोई भी कस्टमर आके कहेगा सर मुझे सेल कर दीजिए। क्या सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट को फौरी तौर पे उसके साथ एग्रीमेंट कर लेना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट सबसे पहली चीज ये देखता है कि क्या ये हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है या कि न्यू कस्टमर है। अगर तो एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर न्यू कस्टमर है, तो सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में ही उन्होंने 2-3 बंदों को लाके क्रेडिट डिपार्टमेंट का नाम दिया होता है। ये केस रेफर कर देते हैं कस्टमर का क्रेडिट के लोगों को, क्रेडिट ऑफिसर कह लें उसको, क्रेडिट डिपार्टमेंट कह लें चाहे उसको। उस क्रेडिट ऑफिसर या क्रेडिट डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि इस नए आने वाले कस्टमर की बैकग्राउंड सर्च करे, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें, मार्केट में इसकी रेपुटेशन देखें, लोगों के साथ इसका लेन देन कैसा है वो देखे। ये सारी रिसर्च करने के बाद क्रेडिट डिपार्टमेंट एक अमाउंट सेट कर देता है जिसे कहते हैं क्रेडिट लिमिट। एक अमाउंट सेट कर देता है जिसे क्या कहते हैं? क्रेडिट लिमिट। और फिर सेल्स ऑर्डर वालों को कहते हैं सर आप इस पर्सन को इस क्रेडिट लिमिट तक सेल कर सकते हैं। इसकी मार्केट रेपुटेशन, फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह हिस्ट्री को सामने रखे हमने ये लिमिट डिसाइड की है। इस अमाउंट तक की सेल करेंगे कस्टमर आपको पैसे दे देगा। अगर इस अमाउंट से, क्रेडिट लिमिट से ज्यादा की सेल करेंगे तो फिर इससे पैसे रिकवर होना मुश्किल है, क्योंकि इससे ज्यादा की इसकी माली हैसियत नहीं है। अब ये क्रेडिट लिमिट सेट हो गई। जो सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वाले हैं नेक्स्ट क्या करेंगे? देखेंगे कि क्या इस कस्टमर का ऑर्डर इस लिमिट से एक्सीड कर रहा है कि विद इन द लिमिट है। अगर विद इन द लिमिट है तो ऑर्डर अप्रूव हो जाना चाहिए, अगर लिमिट से ज्यादा है तो रिजेक्ट हो जाना चाहिए। ये क्रेडिट लिमिट का काम समझ आ गया आपको। अगर तो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, अगर फ्रेश कस्टमर है क्रेडिट लिमिट सेट की जाएगी। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो प्रोबेबली क्रेडिट लिमिट ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी होगी। अब की बार क्या देखना है सेल्स ऑर्डर वालों ने कि क्या इस कस्टमर का अगर हम ऑर्डर एक्सेप्ट कर लें, गौर से सुनिएगा बात, अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो वो ऑर्डर लेके आया सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वाले के पास,
सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में अप्रूव करने से पहले देखना है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर है, क्या इसका ऑर्डर एक्सेप्ट करने से इसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्रेडिट लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर जाएगी। क्या इस कस्टमर का ऑर्डर एक्सेप्ट करने से इसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्रेडिट लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर जाएगी। अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्रेडिट लिमिट से एक्सीड हो रही हो, ऑर्डर क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर वो क्रेडिट लिमिट के अंदर ही हो, एक्सीड ना कर रही हो, एक्सेप्ट हो जाएगा। ये इसने क्रेडिट लिमिट चेक कर ले, क्रेडिट लिमिट वाला कंसेप्ट समझ आ गया। चलिए एक छोटा सा आईटी का कंसेप्ट है, बिल्ड कर रहा हूं यहां पे, समझ आ जाए अच्छी बात है, ना समझ आए कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब यह हुआ क्रेडिट लिमिट कंट्रोल अगर अप्लाई करना चाहता है सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, इसके पास दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस और एक उसकी क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट एक अलग लोगों ने डिसाइड की, जो कस्टमर का बैलेंस है ये भी एक अलग डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा होता है। बैलेंस किसके पास होगा भला, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले के पास, सेल्स लेजर में पड़ा होगा। क्रेडिट लिमिट किसने सेट की, क्रेडिट डिपार्टमेंट वालों ने, जो सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट के साथ ही लिंक होते हैं, लेकिन दो तीन लोग अलग रखे होते हैं। बताइए मुझे सिंपल क्वेश्चन, आईटी की लैंग्वेज में पूछ रहा हूं, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट के पास क्रेडिट लिमिट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट की एक्सेस होनी चाहिए, एग्री करते ना? ये रीड ओनली एक्सेस होनी चाहिए या फुल एक्सेस होनी चाहिए? भाई फर्क क्या है, रीड ओनली का मतलब है सिर्फ रीड कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता, और फुल एक्सेस का मतलब है चेंज भी कर सकता है। बताइए इसके पास, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वाले के पास जो एक्सेस होनी चाहिए कस्टमर्स के इंडिविजुअल बैलेंस की और क्रेडिट लिमिट की, रीड ओनली या फुल? रीड, सिर्फ पढ़ सके, चेंज किया तो फिर इसका मतलब यह है अपने फेवरेट कस्टमर को उसकी क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज कर सकता है या उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस को डिक्रीज कर सकता है। तो इसीलिए इसके पास एक्सेस जरूर होनी चाहिए, लेकिन कौन सी, रीड ओनली एक्सेस। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा अगर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं, वहां पे एक शॉपिंग करें, तो काउंटर पे जब बिलिंग हो रही होती है तो बिलिंग क्लर्क जो है वो स्कैन करता है कोड, और उसके सामने ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन आ जाती है, उस चीज की प्राइस भी आ जाती है। अच्छा, क्वांटिटी का कॉलम उसके पास एक्सेस होती है, फुल एक्सेस। क्वांटिटी को वो चेंज कर सकता है, 2, 3, 10, 12 कर सकता है। आपने कभी नोट किया वो प्राइस को कभी नहीं छेड़ता, उसके पास एक्सेस ही नहीं होती प्राइस को चेंज कर सके। वो जो डायरेक्टर्स ने, मालिकान ने डिसाइड कर ली इस चीज की प्राइस ही होगी, वो ऑटोमेटिकली प्राइस प्रिंट हो जाती है, वो बैक एंड पे किसी मास्टर फाइल में लिखी होगी उन्होंने। उस जो काउंटर क्लर्क है उसके पास प्राइस चेंज करने की अथॉरिटी नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कहीं ये ना हो कि अपना उसका रिश्तेदार आए तो उसको वही चीज जो दूसरों को 100 रुपए में बेची जा रही है वो 10 रुपए में बेच दे और किसी को पता ना चले। तो इसीलिए एक एक्सेस होती है फुल एक्सेस, एक होती है रीड ओनली एक्सेस। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सेस किस पर्सन को देनी है, हमें पता होना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। जैसे छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको बिलिंग काउंटर वाले दे। चलिए, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वाले ने देख लिया क्रेडिट लिमिट में है, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, आगे क्या इसे सेल्स ऑर्डर वाले को यह देखना चाहिए हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है कि नहीं है? बिल्कुल देखना चाहिए इन्वेंट्री मौजूद है, फिर इसको अप्रूव करना चाहिए, वरना ऑर्डर अप्रूव नहीं करना चाहिए। यहां तक अच्छा, इन्वेंट्री भी है, ऑर्डर भी विद इन लिमिट है, क्या करेगा, कस्टमर के साथ एग्रीमेंट कर लेगा। किन टर्म्स पे? अपनी मर्जी के टर्म्स एंड कंडीशन पे, या वो जो डायरेक्टर्स ने, ओनर ने ऑथोराइज किए हैं, ऑथोराइज किए, ठीक है, उनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री होगी, दोनों पार्टीज के साइन हो गए। सेल्स ऑर्डर की एक कॉपी कस्टमर को दे दी जाती है, एक कॉपी सेल्स ऑर्डर वाला अपने पास रख लेता है, और एक एक कॉपी अगले सारे डिपार्टमेंट्स को सेंड कर देता है। हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि इसकी कितनी कॉपीज बनती हैं और किन किन लोगों को दी जाती हैं। सिंपल कंसेप्ट ध्यान में रखिए कि जो सेल्स ऑर्डर बनेगा, एक कॉपी वो डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा और एक एक कॉपी अगले सारे डिपार्टमेंट को सेंड कर देगा। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अगर यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ तो मुझे बताइए,
सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वाले का काम स्टार्ट कब होता है, इनिशिएट कब होता है? कस्टमर आता है रिक्वेजिशन लेके, सर सेल कर दीजिए। इसका काम खत्म कब होता है? जब कस्टमर के साथ शाबाश एग्रीमेंट साइन हो जाता है, जिसे हम सेल्स ऑर्डर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट काउंटिंग रिकॉर्ड इस डिपार्टमेंट में क्या जनरेट हो रहा है? सेल्स ऑर्डर, शाबाश। और वो क्या कंट्रोल्स हैं सही सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए, क्या कंट्रोल्स हैं जो इस डिपार्टमेंट में होने चाहिए? अब देखिए, क्या सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए? सेग्रीगेशन ड्यूटीज तो तकरीबन हर जगह का कंसेप्ट है ना, जनरल रूल है, हर जगह पे सेग्रीगेशन, हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से सेग्रीगेट होना चाहिए। क्या क्रेडिट लिमिट सेट करनी चाहिए? क्या क्रेडिट लिमिट चेक होनी चाहिए? सेट क्रेडिट लिमिट और चेक क्रेडिट लिमिट में फर्क क्या है? सेट का मतलब है कि स्टैब्लिश करे क्रेडिट डिपार्टमेंट, चेक का मतलब है सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट अप्रूव करने से पहले चेक करता रहे। देखिए क्रेडिट लिमिट सेट ही नहीं हो रही, कंट्रोल वीकनेस। सेट की गई है, चेक नहीं हो रही, ये भी कंट्रोल वीकनेस है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन ही नहीं रही, कंट्रोल वीकनेस है। बन रही है, कोई चेक नहीं कर रहा सही बन रही है कि नहीं, भी कंट्रोल वीकनेस है। तो क्रेडिट लिमिट सेट भी होनी चाहिए, चेक भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्या ऑर्डर अप्रूव करने से पहले इन्वेंट्री बैलेंस चेक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या सेल्स ऑर्डर प्री नंबर्ड होने चाहिए? ये प्री नंबरिंग क्या होती है? ये आपको याद है 2-3 दिन पहले आपने एक इशू रेज किया था, सर ये एक पेज जो है वो 91 या 90 आगे पीछे हो गया। कैसे पता चला आपको ये पेज आगे पीछे हो गया? उसका पेज नंबर देख के। बताइए, अगर इस किताब की पेज नंबरिंग ना होती और दरमियान में कोई पेज मिसिंग होता, आप कभी आइडेंटिफाई कर पाते? कभी आइडेंटिफाई ना कर पाते। तो जो पेज नंबरिंग, प्री नंबरिंग का मतलब क्या है? पहले से डॉक्यूमेंट्स की सीक्वेंस के हिसाब से नंबरिंग कर दी जाए, इसे कहते हैं प्री नंबरिंग। प्री नंबरिंग का फायदा क्या होता है? अगर कोई दरमियान में से ट्रांजैक्शन या डॉक्यूमेंट ओमिट होगा, हमें फौरन पता चल जाएगा। इससे कंप्लीटनेस इंश्योर होती है। प्री नंबरिंग से क्या होता है? कंप्लीटनेस इंश्योर होती है। प्री नंबरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल। फिर इसके बाद रेट्स और डिस्काउंट कौन से वाले यूज करने चाहिए? जो ऑथोराइज्ड अप्रूव्ड है, जो डायरेक्टर्स ने या ओनर्स ने अप्रूव किया। ये हमारे कंट्रोल्स हैं। ये 5 क्या हैं? कंट्रोल, जो किस डिपार्टमेंट में होने चाहिए? आप सोचिए, अगर ये सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट इन 5 कंट्रोल एक्टिविटीज को, इन 5 कंट्रोल्स को फॉलो कर रहा होगा, तो क्या उसका काम सही होगा या गलत होगा? और अगर इनको फॉलो नहीं करेगा तो काम में कुछ ना कोई, किसी ना किसी लेवल पे गलतियां होंगी। ये है कंट्रोल एक्टिविटीज। क्लियर हो गया ये कंट्रोल एक्टिविटीज का कंसेप्ट? अच्छा, मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ी गलती इस चैप्टर में स्टूडेंट क्या करते हैं? अभी आपको बताएं। कंट्रोल एक्टिविटीज को और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के साथ मिक्स कर देते हैं। आप इस चीज का ध्यान कैसे रखेंगे? कंट्रोल एक्टिविटीज हमेशा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करेंगे और टेस्ट ऑफ कंट्रोल को हमेशा ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज, दूसरा बड़ा एरर आईकैप क्या करता है, सॉरी आईकैप मेंशन करता है, स्टूडेंट करते हैं ये बेसिकली। दूसरा बड़ा एरर क्या होता है? वो कहता है, मैं स्टूडेंट से कहता हूं सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स बताओ। किसके बताओ? बताते कंट्रोल्स ही हैं, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। किसके डिपार्टमेंट के बता देते हैं? डिस्पैच के, इनवॉइसिंग के, अकाउंट्स के। तो पहली बड़ी गलती मिस क्लासिफिकेशन करते हैं कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। दूसरी बड़ी गलती मिस क्लासिफिकेशन करते हैं एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। पूछता हूं मैं सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट के, बता देते हैं इनवॉइसिंग के। पूछता हूं डिस्पैच के, बता देते हैं अकाउंट्स के। तो इससे भी, हालांकि कंट्रोल्स थे पूछे, कंट्रोल्स एक्टिविटीज ही बताई, लेकिन किसी और डिपार्टमेंट की बता दी, तो ये कितने मार्क्स मिलेंगे? 0। इन चीजों का ध्यान रखना है। मिस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एक्टिविटी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी नहीं होनी चाहिए, मिस क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है हर डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स को पढ़ते हुए, कंसेप्ट्स को पढ़ते हुए जहन में रखना है क्या कि क्या ये एक्टिविटी इसी डिपार्टमेंट में होनी चाहिए।
ये आप मेंटली ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, काम स्टार्ट कब होता है, एंड कब होता है, ये एक तरह से आपको कट ऑफ करवाने के लिए, आपके जहन में हाईलाइट करने के लिए कि इस डिपार्टमेंट की एक्टिविटी यहां तक है, इसके बाद अगले डिपार्टमेंट की एक्टिविटी शुरू होगी, इस डिपार्टमेंट में नेक्स्ट एक्टिविटी शामिल ना कर देना। ऑब्जेक्टिव ये है ताकि आपको स्पेसिफिकली पता हो कि हर डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। यहां तक क्लियर? तो अब बताइए, अगर आई कैप आपसे पूछे बताओ सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में कंट्रोल एक्टिविटीज बताओ, क्या बताएंगे? ये वाली एक्टिविटीज बताएंगे क्या? नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। कौन सी एक्टिविटी बताएंगे? कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट? ड्यूटी, सेट एंड चेक क्रेडिट लिमिट, चेक इन्वेंट्री बैलेंस, प्री नंबरिंग, रेट्स एंड डिस्काउंट्स आर ऑथराइज्ड। ठीक। तीसरा बड़ा एरर बता दूं आपको, ये इसलिए पहले बता रहा हूं ताकि आप याद करते हुए इन चीजों का ध्यान रखें, गलतियां ना करें। आईकैप कहता है मैंने कहा सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, स्टूडेंट लिखता है देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, देयर शुड बी सेग्रीगेशन। बताइए क्या गलती है? एक 0 नंबर देता है। भाई स्पेसिफाई नहीं किया किस चीज की किस चीज के साथ सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए। आपको याद है मैंने आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर का लिखते हुए एक रूल बताया था कि आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्लियर करे वो जो लाइन लिखी है कि ये किस एरिया से रिलेट कर रही है। अगर आपके सब सिर्फ परफॉर्म कंफर्मेशन, कोई नंबर नहीं मिलेगा जब तक बताएंगे नहीं कि भाई किन पे डेटर्स पे किया है, क्रेडिटर्स पे किया है, बैलेंस कैसे सेलेक्ट किया है, पार्टीज को कैसे सेलेक्ट किया है। उसी तरह सिर्फ सेग्रीगेशन और ड्यूटीज लिख देने से कोई नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? भाई सेग्रीगेशन ड्यूटीज तो और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स में है, वो सेल्स ऑर्डर में भी है, डिस्पैच में भी है, इनवाइसिंग में भी है, अकाउंट्स में भी है, प्लस वो और भी एरियाज में है, वो परचेज सिस्टम में भी है। क्या परचेज सिस्टम में सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं होंगी? क्या पेरोल सिस्टम में सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं होंगी? कहते हैं आपके लाइन को कंट्रोल एक्टिविटीज को बताना चाहिए सेग्रीगेशन ड्यूटीज किन चीजों के दरमियान में है। ठीक, अब आपको एक रूल बता देता हूं, एक लाइन आप सारी की सारी सेग्रीगेशन ड्यूटीज को एक्सप्लेन कर सकेंगे। सेग्रीगेशन ड्यूटीज का मतलब क्या है? एक बंदे का एक ट्रांजैक्शन को हमने डिफरेंट पार्ट्स में सब क्लासिफाई किया और एक डिपार्टमेंट का काम दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट में सेग्रीगेशन ड्यूटीज एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी को अगले डिपार्टमेंट की एक्टिविटी से और पिछले डिपार्टमेंट की एक्टिविटी से डिफरेंशिएट कर दें। जैसे अगर आई क्या पूछता है जी सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में कंट्रोल एक्टिविटीज बताइए, मैं क्या लिखूंगा? देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन पर्सन हु अप्रूव्स द सेल्स ऑर्डर एंड पर्सन हु डिस्पैचेस गुड। वो अगर मेरे से पूछे कि डिस्पैच डिपार्टमेंट में कंट्रोल एक्टिविटीज बताओ, क्या बताऊंगा? देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन पर्सन हु अप्रूव्स द सेल्स ऑर्डर and person who dispatches good and person who prepare sale invoices. There should be segregation of duties. हाँ there should be कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सेग्रीगेशन ड्यूटीज को कैसे एक्सप्लेन करना है? सिर्फ सेग्रीगेशन ड्यूटीज लिख के नहीं छोड़ देना, एक्सप्लेन करना है किसको किसके साथ सेग्रीगेट कर रहे हैं। अगर वो कहता है जी इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट में एक्सप्लेन कीजिए, कंट्रोल क्या लिखेंगे? देयर शुड कंट्रोल एक्टिविटीज में देयर शुड बी या मैनेजमेंट शुड सेग्रीगेट क्या? पर्सन हु प्रिपेयर्स द सेल इनवॉइसेस विद पर्सन हु डिस्पैचेस गुड एंड पर्सन हु रिकॉर्ड्स इनवॉइसेस इन अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, ये कंट्रोल एक्टिविटी है। मैनेजमेंट शुड के साथ कर लें या देयर शुड के साथ कर लें। भाई समझ आई सेग्रीगेशन ड्यूटीज को कैसे एक्सप्लेन करना है? तो बताइए जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन पर्सन हु प्रिपेयर इनवॉइसेस एंड पर्सन हु रिकॉर्ड्स इनवॉइसेस। एक्सप्लेन करना। क्लियर हो गई ये बात? सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट का सिस्टम क्लियर हुआ, कंट्रोल्स। अब आगे चलते हैं एक्सप्लेन करते हुए। क्रेडिट लिमिट सेट होनी चाहिए, चेक होनी, ठीक है। प्री नंबरिंग पे आ जाइए।
ये कंट्रोल है। मैं एक स्टेटमेंट लिखने लगा, आई कैप ने पूछा सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स बताओ। मैंने लिखा देयर शुड बी प्री नंबरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बताइए मार्क्स मिलेंगे कि नहीं? क्यों नहीं मार्क्स मिलेंगे मुझे? भाई ये तो बताया नहीं कि प्री नंबरिंग का कंट्रोल सिर्फ इस डिपार्टमेंट में थोड़े यूज होता है। हमारे कंट्रोल को बताना चाहिए, कंट्रोल एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये किस एरिया में, किस डिपार्टमेंट में यूज हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं लिखूंगा देयर शुड बी प्री नंबरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बल्कि क्या लिखना चाहिए मुझे? ये सेल्स ऑर्डर शुड बी प्री नंबर्ड। इस डिपार्टमेंट में क्या बन रहा है? सेल्स ऑर्डर। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? सेल्स ऑर्डर शुड बी प्री नंबर्ड। इस डिपार्टमेंट में गुड डिस्पैच नोट बन रहे हैं, तो यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए? गुड डिस्पैच नोट शुड बी प्री नंबर्ड, सेल इनवॉइसेस शुड बी प्री नंबर्ड। ठीक है, तो स्पेसिफाई करना है, कंट्रोल्स को एक्सप्लेन कैसे करना है, ये रूल समझ आ गया। चलिए, सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए, एग्री करते हैं। क्रेडिट लिमिट सेट करनी चाहिए, हर ऑर्डर से पहले चेक करनी चाहिए। इन्वेंट्री बैलेंस भी ऑर्डर अप्रूव करने से पहले चेक करना चाहिए मौजूद है कि नहीं। प्री नंबरिंग होनी चाहिए सेल्स ऑर्डर की। जो रेट्स या डिस्काउंट ऑथोराइज किए गए हैं डायरेक्टर्स की तरफ से वही होने चाहिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट में चलता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा कौन सा? डिस्पैच डिपार्टमेंट। डिस्पैच डिपार्टमेंट सुकून से बैठा होता है। इसका काम इनिशिएट कैसे होता है? किस वक्त होता है? जब इसके पास सेल्स ऑर्डर आता है। जब डिस्पैच डिपार्टमेंट वाले के पास सेल्स ऑर्डर आता है तो जहन में रखिए सेल्स ऑर्डर की जो डिलीवरी डेट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है एक सेल्स ऑर्डर है उसकी डिलीवरी डेट 1 महीने बाद है, अगला सेल्स ऑर्डर है उसकी डिलीवरी डेट 2 हफ्ते बाद है। तो जो डिस्पैच डिपार्टमेंट है इसने सारे, इसके पास पूरे महीने के समझ लीजिए खाने बने होते हैं। ये जिस दिन जो सेल्स ऑर्डर डिस्पैच करना होता है ये सेल्स ऑर्डर को दिनों की तरतीब से रख लेता है। हर रोज सुबह आता है, आके देखता है कि आज मैंने किन किन सेल्स ऑर्डर को डिस्पैच करना है। सेल्स ऑर्डर को निकाल के जितना सामान चाहिए होता है उसकी लिस्ट बनाता है। वेयर हाउस मैनेजर या इन्वेंट्री मैनेजर को वो लिस्ट देता है। इन्वेंट्री मैनेजर उस सेल्स ऑर्डर को देख के कि वाकई जेन्युइनली चीजें मंगवा रहा है, उन चीजों को जो प्रोवाइड कर देता है डिस्पैच डिपार्टमेंट को। फिर डिस्पैच डिपार्टमेंट में पैकिंग का काम होता है। हर कार्टन के अलग से उसके साथ उसका रेलिवेंट सेल्स ऑर्डर रखा जाता है और चीजें उसमें पैक कर दी जाती हैं। जो सीनियर होता है गुड डिस्पैच डिपार्टमेंट में वो अपने जूनियर स्टाफ को कहता है कि जब तुम चीजें कार्टन में पैक कर लो उसके बाद बंद करने से पहले मुझे दिखा देना। वो जो डिपार्टमेंटल हेड होता है डिस्पैच डिपार्टमेंट में वो आता है, चीजों को सेल्स ऑर्डर के साथ इंस्पेक्ट करता है कि क्या जो सेल्स ऑर्डर है उसके मुताबिक ही चीजें सप्लाई की जा रही है, क्वांटिटी और क्वालिटी मैच करती है। ये तो नहीं कस्टमर ने ब्लैक टीवी मंगवाया हो और यहाँ पे ग्रे कलर का भेज रहे हो। ठीक है, यहाँ जो भी स्पेसिफिकेशन है क्वांटिटी क्वालिटी मैच करती है तो वो कार्टन को पैक कर दिया जाता है। वो सीनियर एक नोट बनाता है जिसे कहते हैं गुड्स डिस्पैच नोट, जिसमें लिखा होता है कि ये चीजें इस कस्टमर को इस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में सेंड की जा रही हैं और चीजें सेंड कर दी जाती हैं कस्टमर को। साथ में एक गुड डिस्पैच नोट की जो कॉपी बनती है, एक कॉपी डिस्पैच वाला अपने पास रखता है साइन करने के बाद, एक कस्टमर को भिजवा दी जाती है और एक कॉपी अगले डिपार्टमेंट्स को भिजवा दी जाती है। हाँ, गुड डिस्पैच चीजों को डिस्पैच करने से पहले वो जो गुड्स डिस्पैच का ऑफिसर है वो कोरियर वालों को बुलाता है। वो कोरियर वाले बाहर के बंदे भी हो सकते हैं आउटसोर्स या कंपनी के अपने एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, और उन्हें कहता है जब तुम ये चीजें कस्टमर को डिस्पैच करो ना, कस्टमर को ये डिलीवर करो, कस्टमर से एक पेज पे एक्नॉलेजमेंट ले लेना कि उसने ये चीजें वसूल पाई। एक्नॉलेजमेंट क्यों लेना जरूरी है भला? एविडेंस के तौर पे, बाद में वो कस्टमर मुकर ना जाए ना कि मैंने तो ये चीजें वसूल ही नहीं की। कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट भी ले लेना। ये एक्नॉलेजमेंट कुछ दिनों के बाद मिलती है लेकिन इस इनवॉइस के साथ, ये गुड डिस्पैच नोट के साथ अटैच कर दी जाते हैं। यहां तक सिस्टम समझ आया? यहां तक सिस्टम अगर समझ आया तो बताइए गुड डिस्पैच डिपार्टमेंट जो है इसका काम इनिशिएट कब होता है? जब इसके पास सेल्स ऑर्डर आ जाता है। इसका काम खत्म कब होता है?
जब चीजें कस्टमर को डिस्पैच करके गुड डिस्पैच नोट आगे ट्रांसफर कर देता है। सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो ये डिपार्टमेंट जनरेट कर रहा है वो कौन सी है? GDN। ठीक है। अच्छा, अब अपना ये काम सही करने के लिए कंट्रोल्स क्या होने चाहिए? अब मुझे बताइए, अगर सिस्टम आपको समझ आ गया तो यस नो करते जाइए। क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए? एग्री करते हैं। प्री नंबरिंग होनी चाहिए किसकी? GDN की। क्या चीजों को सेंड करने से पहले क्रॉस चेक करना चाहिए और GDN पे साइन होने चाहिए डिपार्टमेंटल हेड के, और कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अब देखिए, अगर ICAP हमसे पूछे बताओ डिस्पैच डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स क्या हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताओ, ये कह दे देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज? क्या ये कह दे देयर शुड बी प्री नंबरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स? नहीं। क्लियर हो गया आपको एक्सप्लेन कैसे करना है? एक्सप्लेन हमने सेंटेंस फॉर्म में इस तरह करना है कि क्लियर हो कि कौन सा सिस्टम है और उसका डिपार्टमेंट कौन सा है। यहां से क्लियर? जी हाँ, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कब लेनी है? जब वो कस्टमर चीजें रिसीव कर रहा होगा। जैसे आपके पास ICAP का जब रिजल्ट कार्ड आता है, कुरियर वाला सिंपल आपको कहता है सर ये आपका रिजल्ट कार्ड, क्या आपसे कहता है सर ये इस कागज पे साइन कर दें? ठीक है, वो कागज पे कहता है साइन कर दे। वो साइन एक्नॉलेजमेंट लेना जरूरी होती है ताकि सबूत रहे हमारे पास कि ये चीजें कस्टमर रिसीव कर चुका है, बाद में वरना वो मुकर सकता है ना। क्लियर हो गया जी? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट है इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट। इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि सेल इनवाइस प्रिपेयर करनी है इन्होंने। सेल इनवाइस, अब जाहिर है इनका मकसद ये होगा कि सेल इनवाइस जो भी प्रिपेयर हो रही है सही प्रिपेयर हो, सारे के सारे जितनी भी चीजें डिस्पैच हुई हैं उन सबकी सेल इनवाइस प्रिपेयर हो। तो बताइए कि इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट वाले का काम इनिशिएट कब होगा? जब इसके पास गुड डिस्पैच नोट पहुंचेगा। जैसे ही सेल्स इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट वाले के पास गुड डिस्पैच नोट पहुंचता है, इनका जिम्मेदारी होती है कि उसी वक्त उसी दिन ये सेल इनवाइस प्रिपेयर करें। अब दुनिया की छोटी से छोटी सेल इनवाइस हो या बड़ी से बड़ी सेल इनवाइस हो, उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक, जो चीजें बेची हैं उनकी क्वांटिटी, और दूसरा उनका रेट। क्या होना चाहिए? एक क्वांटिटी और दूसरा उनका रेट। अब इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट वाले ने सेल इनवाइस प्रिपेयर करने हैं। बताइए सेल इनवाइस प्रिपेयर करने के लिए क्वांटिटी कहां से उठाएगा? GDN से। और रेट कहां से उठाएगा? सेल्स ऑर्डर से। सेल्स ऑर्डर की कॉपी भी याद रही, इनके पास आती है। क्वांटिटी सेल्स ऑर्डर से क्यों नहीं उठा ली जाती? सेल्स ऑर्डर पे भी तो क्वांटिटी लिखी होती है कितने डिलीवर करने हैं। हाँ, याद रखे, लाजमी नहीं कि सेल्स ऑर्डर में जो क्वांटिटी लिखी है सारी की सारी एक ही दफा डिस्पैच करनी हो सकता है डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में डिस्पैच करनी हो। 100 यूनिट एग्री हुए हैं, पहले 50, फिर 30, फिर 20 डिफरेंट डेट्स पे। तो जैसे जैसे चीजें डिस्पैच होंगी, जो चीजें डिस्पैच हुई हैं इनवाइस उन्हीं चीजों की बनेगी ना। इसीलिए जो सेल इनवाइस होती है ये इसमें क्वांटिटी गुड डिस्पैच नोट से उठाई जाती है और जो रेट है सेल्स ऑर्डर से उठाया जाता है। अब यहां पे इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट वाले का काम होता है कि इसने सेल इनवाइस प्रिपेयर कर ली। उसके बाद चूंकि ये क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होता है, अगर तो इस गलत प्रिपेयर हो जाए, यानी जो अमाउंट थी जैसे 10,000 थी, गलती से 12,000 का बिल चला गया कस्टमर को, कस्टमर क्या करता है फिर? कस्टमर ये नहीं कहता 12,000 गलत है ये 10,000 ले लो। कस्टमर 1 रुपया भी पे नहीं करता, कहता पहले इसको करेक्ट करो। उसको तो पेमेंट डिले करने का बहाना चाहिए। और अगर 10,000 की बजाय 8,000 का बिल चला गया, कस्टमर फौरी पे करके कहेगा लो अमाउंट सेटल हो गई। तो चूंकि ये एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होती है, इसीलिए इसको रीचेक होना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट जो इन सेल इनवाइस प्रिपेयर करेगा, वो रीचेक होनी चाहिए किसी इंडिपेंडेंट पर्सन की तरफ से। और आप सोच के मुझे बता सकते हैं कि नॉर्मली ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन है रीचेक करेगा, ये कौन होना चाहिए? कौन होता है? कौन सा, एक्सटर्नल ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर? शाबाश, इंटरनल ऑडिटर नॉर्मली चेक करता है।
ठीक है। अच्छा, रीचेक हो गई, उसके बाद इनवॉइस की एक कॉपी भिजवा दी जाती है कस्टमर को, एक कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख लेते हैं और एक कॉपी अगले डिपार्टमेंट्स को भिजवा दी जाती है। इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट वाले का काम समझ आ गया आपको? तो मुझे बताइए, इनवॉइसिंग या बिलिंग वाले का काम शुरू कब हुआ, स्टार्ट इनिशिएट कब हुआ? जब इसके पास गुड डिस्पैच नोट आया। एंड कब हुआ? जब इसने सेल इनवॉइस नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भिजवा दी और कस्टमर को भी। सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो ये प्रिपेयर करता है वो कौन सी है? सेल इनवॉइस। अगर यहां तक सिस्टम समझ आया तो मुझे बताइए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट अपना काम सही तरीके से करे, क्या कंट्रोल्स होने चाहिए? क्या सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए? प्री नंबरिंग होनी चाहिए। किस चीज की प्री नंबरिंग? सेल इनवॉइस की। क्या जो सेल इनवॉइस बने उसे गुड डिस्पैच नोट सेल्स ऑर्डर के मुताबिक बनना चाहिए? क्या उसे रीचेक होना चाहिए? अगर इनवॉइस बनते हुए आईटी सिस्टम को यूज किया जाता है, जैसे आपको एग्जांपल दी वो बिलिंग काउंटर पे, उधर भी सेल इनवॉइस बन रही होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाए वो स्कैन करता है। अगर आईटी सिस्टम यूज हो रहा है तो फिर क्या आईटी कंट्रोल्स भी स्टैब्लिश होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। वो कंट्रोल्स क्या है वो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन जहन में रखिए अगर आईटी सिस्टम यूज हो रहा है तो आईटी कंट्रोल्स भी स्टैब्लिश होने चाहिए। क्या मेरा ये कंसेप्ट सही है? कंप्यूटर कभी गलती नहीं करते, ये गलत है कंसेप्ट। कंप्यूटर गलती करेंगे प्रोसेसिंग में, बहुत सी रीजंस हो सकती है। अगर प्रोसेसिंग में गलत फार्मूला लगा दिया जाए, हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी एग्जांपल है। एक बंदे की पेरोल प्रिपरेशन, वो ऑटोमेटेड थी पेरोल प्रिपरेशन, उसने क्या किया, फार्मूला लगाया कि जो नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इनपुट किए जाते हैं, जब सैलरी कैलकुलेट करें इन्हें 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। एक कॉलम में आप नंबर ऑफ आवर्स वर्क लिखे, दूसरे में पे लिखे। पे का नॉर्मली फार्मूला होता है नंबर ऑफ आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय जो भी रेट है, जैसे 100। अगर आप उस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज कर लें, मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ मल्टीप्लाइड बाय 1.5 ऐड कर दें, अब दिखने में लगेगा कैलकुलेशन सारी सेम है, लेकिन वो फार्मूला जो सैलरी कैलकुलेट हो रही होगी वो गलत हो रही होगी। तो याद रखिए, जो आईटी सिस्टम यूज कर रही है कंपनीज, इनमें भी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए आईटी सिस्टम में भी कंट्रोल्स होने चाहिए। यहां तक क्लियर? इसके बाद एक है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट ये क्या चीज है? क्रेडिट नोट कब प्रिपेयर होता है? सेल्स रिटर्न पे। ठीक है, सेल्स रिटर्न जो हो तो जाहिर है एक सेल्स रिटर्न की भी इनवॉइस बननी चाहिए, और वो इनवॉइस ऑथोराइज भी होनी चाहिए कि कोई बंदा ऑथोराइज करे। ये सेल्स रिटर्न वाला काम जो है क्रेडिट नोट वाला, इसकी प्री नंबरिंग और ऑथोराइजेशन, मुझे सिर्फ ये बताइए ये इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट में क्यों है? ये सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में या डिस्पैच डिपार्टमेंट में या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्यों नहीं? क्रेडिट नोट हाँ, देखें रिस्क ये होता है कंपनीज को, बिजनेसेस को रिस्क ये होता है, वो कहते हैं ठीक है हमें चीजें वापस लेने में कोई कबाहत नहीं है, मसला नहीं है, अगर हमारी चीज हमने डिलीवर की वो खराब है तो वापस आनी चाहिए। लेकिन हमें रिस्क ये होता है कि कस्टमर चीज ले साथ वाली दुकान से और वापस करने हमें आ जाए, ये प्रॉब्लम होती। तो हमारा कोई सिस्टम होना चाहिए कि पहचाना जा सके कि क्या वाकई ये हमारी दुकान से सेल हुई है कि किसी और दुकान से सेल हुई है। तो मुझे बताइए विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा बंदा है जो ये 100% कंफर्म कर सकता है कि वाकई ये हमारी सेल है कि नहीं बिजनेस की? वो इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि ओरिजिनल सेल इनवॉइस इसके पास होगी। ठीक है, इसलिए आपने अक्सर देखा होगा वो दुकानों पे लिखा होता है कि बिल के बगैर चीजों की वापसी नहीं होगी। ये बिल क्यों मांगते हैं चीजों के साथ? क्योंकि चीजें तो और भी बहुत से लोग मार्केट में बेच रहे हैं, बिल अगर हमारी दुकान का होगा उससे साबित होगा कि ये हमारी ही सेल है। ठीक है, इसीलिए जो सेल इनवॉइस का रिकॉर्ड चूंकि इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट वाले के पास होता है, तो सेल्स रिटर्न के लिए भी इसी डिपार्टमेंट के पास आना चाहिए। जी ये क्लियर हो गया आपको? तो बताइए इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट का काम इनिशिएट कब होता है? जब इसके पास गुड डिस्पैच नोट आते हैं। इसका काम खत्म कब होता है? जब सेल इनवॉइस फॉरवर्ड कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या प्रिपेयर करता है?
सेल इनवाइस, क्या कंट्रोल्स होने चाहिए इंश्योर करने के लिए कि अपना काम सही करता रहे? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, प्री नंबरिंग, सेल इनवाइस जीडीएन सेल्स ऑर्डर की बेस पे प्रिपेयर हो, रीचेकिंग भी होनी चाहिए बाय इंडिपेंडेंट पर्सन, अगर आईटी सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उस पर कंट्रोल्स भी होने चाहिए। प्री नंबरिंग एंड ऑथोराइज, अगर क्रेडिट नोट का केस है कोई, उसकी भी प्री नंबरिंग होनी चाहिए और ऑथोराइजेशन होनी चाहिए उसकी। लास्ट, जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट, पूरी कंपनी में ये वाहिद डिपार्टमेंट होता है जो हमारी जुबान समझता है, अकाउंटेंट्स की, ऑडिटर्स की। भाई हमारी कौन सी जुबान भला? शाबाश, डेबिट क्रेडिट वाले, डेबिट क्रेडिट वाले, ठीक है। और कोई भी नहीं सर, जब हम जूनियर होते थे तो हम ये कंसेप्ट लेके कंपनी में जाते थे कि कंपनी में हर बंदा जो है वो डेबिट क्रेडिट को समझता होगा। तो जब सिस्टम समझने के लिए डिस्पैच डिपार्टमेंट के पास जाते थे, इनवाइसिंग वाले के पास जाते थे, तो उससे पूछते थे सर ये आपने ये इनवाइस बनाई, इसमें ये चीज डेबिट होगी क्रेडिट होगी, ये कैसे डेबिट होगी, एंट्री क्या होगी? ये कहता है सर मेरी बुला जाने, मुझे कुछ नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, और मैं थोड़ी एंट्री डेबिट क्रेडिट करता हूँ। इन लोगों ने काउंटिंग नहीं पढ़ी होती, सेल्स ऑर्डर वालों ने, डिस्पैच वालों ने, इनवाइसिंग, इनका काम रूटीन नेचर का होता है एक्टिविटीज का। अकाउंटिंग किन्होंने पढ़ी है? जीएल अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिन्होंने जर्नल लेजर ट्रायल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है। क्या काम है इसका? कि जितनी भी सेल इनवॉइसेस प्रिपेयर हुई हैं उन सबको जर्नल में रिकॉर्ड करना है और जर्नल से लेजर में पोस्ट करना है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस बनता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। क्या काम है जीएल अकाउंट्स डिपार्टमेंट का? ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना है और जर्नल से लेजर में पोस्ट करना है। ये बात समझ आई? अच्छा, अब मुझे बताइए कि क्या ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा अपना काम करने में गलतियां कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो इसके कुछ कंट्रोल्स होने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी होती है, फर्ज कीजिए अगर आज के दिन में 10 सेल इनवॉइसेस आई हैं तो ये उन 10 की 10 सेल इनवॉइसेस को सेल जर्नल में रिकॉर्ड करता है और फिर जर्नल से लेजर में पोस्ट करता है। सेल इनवॉइसेस को क्या करता है? जर्नल में रिकॉर्ड करता है, लेजर में पोस्ट करता है। अच्छा बताइए, कंपनी के पास कितनी तरह के लेजर्स होते हैं भला? 2 तरह के। कौन कौन से? सब्सिडी लेजर और जर्नल लेजर। ट्रायल बैलेंस किससे बनता है? दोनों से या किसी एक से? किससे? शाबाश, जर्नल लेजर से। ट्रायल बैलेंस सिर्फ जर्नल लेजर से। जो सब्सिडी लेजर होता है वो एक तरह से रफ वर्क होता है। जर्नल लेजर में हम डेटर्स का टोटल का कंट्रोल अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल डेटर्स का रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन हो रहा होता है? सब्सिडी लेजर, जिसे हम सेल्स लेजर कहते हैं। डेटर्स के केस में सेल्स लेजर कहते हैं। अब जरा सुनिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट जब सेल्स जर्नल में एंट्री पास कर रहा हो, एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा हो, तो वो 10 की बजाय 9 या 11 की इनवॉइसेस रिकॉर्ड कर ले? हो सकती है गलती। अच्छा, क्या ये गलती हो सकती है कि इसने 10 की 10 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, 10 की 10 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, लेकिन उनकी अमाउंट गलत हो गई? ये भी हो सकता है। अच्छा, क्या ये हो सकता है कि जर्नल में रिकॉर्डिंग तो सही कर दी, लेकिन लेजर में जब पोस्टिंग कर रहे थे कंट्रोल अकाउंट में और फिगर पोस्ट कर दी और सेल्स लेजर में कोई और फिगर पोस्ट कर दे? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और इसका मतलब है इन सारे एरर्स को अवॉइड करने के लिए कंट्रोल्स होने चाहिए। क्लियर हुई है बात? चलिए, अच्छा अब जरा मुझे ये बताइए कि फर्ज कीजिए कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले ने 10 के बजाय 11 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ले, 10 की बजाय कमी बेशी कर दी, 9 या 11 ट्रांजैक्शन, फर्ज कीजिए 11 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी। क्या कंट्रोल होना चाहिए कि इस तरह की गलती को आइडेंटिफाई कर लें? बताएं। नहीं, प्री नंबरिंग से तो नहीं पता चलेगा। सेल इनवॉइसेस प्री नंबर्ड हैं तो उससे कैसे पता चलेगा? अगर जब आपने एंटर कर रहे होंगे उसमें अगर सेल इनवॉइसेस प्री नंबर्ड है, कंप्यूटर स्क्रीन को देख के पता चल सकता है
क्या अगर 10 की बजाय 9 रिकॉर्ड हो गई या 10 की बजाय 11 रिकॉर्ड हो गई, 9 होगी, तो इसका मतलब है दरमियान में से एक प्री नंबरिंग, एक ट्रांजैक्शन मिस होगी, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये ठीक है, इसे कर सकते। लेकिन अगर 11 रिकॉर्ड हो जाए तो फिर कोई एक इनवाइस शायद 2 दफा आ रही होगी, चलें वो भी आइडेंटिफाई कर ले। ये क्लियर हो गया, प्री नंबरिंग से आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन वो प्री नंबरिंग जाहिर है सेल्स इनवाइस डिपार्टमेंट वाला कर चुका होगा, वो प्री नंबरिंग इसने नहीं करनी, प्री नंबरिंग पहले हो चुकी होगी। बताइए क्या पॉसिबिलिटी है कि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला, अब गौर से सुनेगा क्वेश्चन, जर्नल में ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड की, लेकिन लेजर में पोस्ट करते हुए जो कंट्रोल अकाउंट है उसमें डिफरेंट फिगर पोस्ट कर दी जाए, सब्सिडी लेजर में डिफरेंट, क्या पॉसिबिलिटी है? इसके लिए क्या कंट्रोल होना चाहिए? हाँ, रिकंसिलिएशन होनी चाहिए पीरियोडिकली, ताकि अगर कंट्रोल अकाउंट में कोई और इंफॉर्मेशन, कोई और अमाउंट चली गई है, सब्सिडी लेजर में कोई और अमाउंट चली गई है, तो दोनों को रिकंसाइल करे, फर्क सामने आ जाए, रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। एग्री करते हैं इससे? अगला क्वेश्चन, अमाउंट कंट्रोल अकाउंट में जो गई एग्जैक्टली वही अमाउंट सब्सिडी लेजर सेल्स लेजर में भी गई, फर्क सिर्फ ये हुआ कि ए के अकाउंट में जाने के बजाय बी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। अब बताइए क्या ये गलती हो सकती है? इसका क्या कंट्रोल होगा? इसका कंट्रोल बताइए, कंपनी क्या सिस्टम एस्टेब्लिश करें कि इस तरह की गलती आइडेंटिफाई हो जाए? रिकंसिलिएशन? क्या नहीं, रिकंसिलिएशन तो सेम, वो तो टैली होगी। फिर क्या होना चाहिए? अकाउंट स्टेटमेंट्स, मंथली बेसिस पे सारे के सारे कस्टमर्स को अकाउंट स्टेटमेंट सेंड की जाए। अकाउंट स्टेटमेंट सुना हुआ ना लफ्ज? ठीक है, हमने वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाले में पढ़ा था। अब जब कंपनी सारे के सारे डेटर्स को अकाउंट स्टेटमेंट सेंड करेगी तो शायद मिस्टर ए कुछ ना बोले, वो कहे अच्छा है मुझे सेल हुई थी, रिकॉर्ड ही नहीं की, वो चुप रहेगा। मिस्टर बी फौरन बताएगा, और भैया ये तो चीजें मुझे भेजी नहीं, मेरे अकाउंट में कहां से आ गई, तो वो एरर आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर हो गया? अकाउंट स्टेटमेंट अलग कंट्रोल है, रिकंसिलिएशन अलग कंट्रोल है। अब बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे डेटर्स हो जो काफी अरसे से हैं, बैड डेट हो चुका है, रिकवरी नहीं उनसे पॉसिबल, लेकिन वो भी एग्जिस्ट कर रहे हो, राइट ऑफ होना चाहिए? तो उसके लिए ऐसे डेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए? एजिंग। एजिंग एक कंट्रोल है, और जब एजिंग के जरिए से आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से ऐसे डेटर्स हैं जो 2-3 साल हो गए हैं उन्होंने पेमेंट नहीं करनी, राइट ऑफ होना चाहिए। राइट ऑफ कौन करेगा? डायरेक्टर्स, हाई लेवल के लोग करेंगे। ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला खुद जो है राइट ऑफ नहीं करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो हेड होता है सीएफओ वो अप्रूव करेगा या डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे। ये कंट्रोल समझ आया आपको? तो फिर मुझे बताइए, एंड में जरा क्विक सी रिवीजन करते हैं। आईकैप चाहता है कि हमारे स्टूडेंट को 5 तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम पता हो, सेल्स का, परचेज का, पेरोल, कैश एंड बैंक, इन्वेंटरी एंड फिक्स एसेट्स। आज हमने कौन सा कवर किया? सेल्स का। अगर आईकैप रटे वाला क्वेश्चन हमसे पूछे तो सेल्स सिस्टम में क्या चीजें पूछ सकता है? सेल्स, यहां कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूछेगा, या कंट्रोल एक्टिविटी पूछेगा, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछेगा। और सबसे बड़ी 3 गलतियां स्टूडेंट क्या करते हैं? पहली गलती, कंट्रोल एक्टिविटी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल को मिसक्लासिफाई कर देते हैं। दूसरी गलती, वो डिपार्टमेंट को मिसक्लासिफाई कर देते हैं। तीसरी गलती, कंट्रोल्स को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते सेंटेंस फॉर्म में। ठीक है, हाँ, अब क्या करना है आपने, सुन लीजिए। हमने हर सिस्टम में तीनों चीजें याद करनी है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी, एक्टिविटी भी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी। लेकिन याद रखें, इन तीनों चीजों को याद करने के लिए लाजमी नहीं तीनों को रटा लगाया जाए। इनमें से सिर्फ एक चीज जो है उसका हमें रटा लगाना पड़ेगा। क्या? कंट्रोल एक्टिविटी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कंट्रोल एक्टिविटी से बनते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कंट्रोल एक्टिविटी से ही बनते हैं। और जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, कंट्रोल एक्टिविटीज को ही थोड़ा सा घुमा फिरा के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बन जाया करते हैं। वो जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो जहन में रखिएगा, हमने जब इस चैप्टर को याद करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स याद नहीं करने, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को याद नहीं करना। किसको याद करना है?
कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटी से बाकी दोनों चीजें खुद ही बन जाएगी। कैसे बनेगी वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपने याद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटीज। तो याद कर लेंगे। अब जिस तरह हमने आपको एक पेज दिया था चैप्टर 12 में सब्सटेंटिव प्रोसीजर की, एक 1 पेज समरी थी, ठीक है, कि आपने सिर्फ यही चीज याद कर लें। देखिए जिन स्टूडेंट्स का तो रट्टा बहुत अच्छा है, वो बड़ा अच्छा रट्टा, वो तो चाहे डायरेक्ट बुक में से ही कंट्रोल एक्टिविटीज याद कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को रट्टा लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उनके लिए हमने ये एक 1 पेज समरी बनाई हुई है कंट्रोल्स की। ये एक सफा है, इसमें पूरे चैप्टर के कंट्रोल जो है वो हमने बिल्ड कर दिए हैं, सिर्फ कीवर्ड्स बिल्ड कर दिए हैं। आपने जब कभी किसी भी सिस्टम को याद करना है, पहले पढ़ लें, पहले पढ़ना है कि कंसेप्ट समझ तो है कि इस लफ्ज का मतलब क्या है, लेकिन जब फिर याद करना है, सिर्फ ये कीवर्ड्स याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह पूरा सिस्टम आपको याद हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस किताब से पढ़ना लाजमी है, ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। किताब से पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि जब आप कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिख रहे हो, आपको पता हो कि मैंने इस लफ्ज को, ये जो समरी दी गई है इसमें सिर्फ एक लफ्ज लिखा हुआ है, उसको सेंटेंस फॉर्म में कैसे लिखना है ये आप किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। क्लियर हो गए? तो भाई सुन लीजिए बात, आपने साथ साथ याद करते रहना है। आज के दिन में आपने कौन सा सिस्टम याद करना वाला? सेल्स सिस्टम को पढ़ें और उसको याद भी करना है आपने। इससे टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाएंगे वो मैं कल आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आज के दिन में आप कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पढ़ें और उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटीज पढ़ें, फिर कंट्रोल एक्टिविटीज को याद कर लीजिए साथ साथ। इससे टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंशाल्लाह कल मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाना है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।